नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज का प्रथम उपन्यास माया जाल पार्ट 8। दोपहर बीत गई और फिर शाम को मेरा दोस्त वापस आया। उसने अपनी भाषा में कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं सका, लेकिन फिर जब उसने मेरा हाथ पकड़कर उठाया तो मैं समझ गया कि वह मुझे कहीं ले जाना चाहता है। मैं उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही हम कुछ हटकर बने एक मकान के पास पहुंच गए। यह मकान बस्ती के तमाम मकानों से बड़ा और अंदर से भी खूब सजा हुआ था। यहाँ घास के ढेर पर मुझे वही बूढ़ा बैठा नजर आया। नौजवान उसके सामने झुका और मैं भी उसकी देखा देखी उस बूढ़े के सामने झुक गया। इस बात से बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसके रहस्यमय होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक हाथ उठाया और मुझे बैठ जाने का इशारा किया। मैं उसके सामने बैठ गया और बूढ़ा नौजवान से कोई बात करता रहा। नौजवान मेरे सामने झुका और फिर मकान के दरवाजे से बाहर निकल गया। बूढ़ा गौर से मुझे देख रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी निगाहें मेरा जहन टटोल रही हों। फिर उसने गर्दन हिलाई और उठकर पत्थर की दीवार के नजदीक पहुंच गया। उसने दीवार के एक आले से खुश्क पत्तियां निकाली। ये सूखी हुई पत्तियां तिकोनी थी। उनका आधा भाग हरा था और शेष सूख कर पीला पड़ गया था। बूढ़े ने वे पत्तियां दोनों हाथ में मसली और फिर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैं कुछ न समझ सका तो उसने अपना मुंह खोला और थोड़ी सी मसली हुई पत्तियां फांक ली, बाकी मेरी तरफ बढ़ा दी। अब मैं उसका मतलब समझ गया। मैंने भी वो पत्तियां अपने मुंह में डाल ली। पत्तियां बड़ी कड़वी थी, पर मैं उन्हें चबाता रहा, यही सोचकर कि न जाने वह ऐसा क्यों करा रहा था। लेकिन इन कड़वी बेसवाद पत्तियों की प्रतिक्रिया बड़ी हैरत अंगेज थी। मुझे अपने जिस्म में सनसनाहट सी महसूस हुई और साथ ही जैसे मेरे जहन के बहुत से दरवाजे खुल गए। इन दरवाजों से हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी और इसी में बूढ़ी की आवाज़ उभरी। मुझे यकीन है कि अब तुम मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं उछल पड़ा। ना जाने अचानक ही मैं बूढ़े की भाषा से कैसे परिचित हो गया था। शायद तुम्हें विश्वास आ जाए प्रोफेसर कि वह शरबत जो मैंने तुम्हें और इन लड़कियों को पिलाया है उन्हीं पत्तियों का एक विशेष घोल है और इसी के परिणाम स्वरूप तुम मेरी बातों को अपनी भाषा में बखूबी समझ रहे हो। कहते हुए वह क्षण भर के लिए फिर रुका। प्रोफेसर और उसकी दोनों बेटियां मंत्र मुख से ही उसकी यह अविश्वसनीय आप बीती सुन रहे थे। उसने फिर कहना आरंभ किया। मैंने इस बात पर गर्दन हिला दी तो बूढ़ा खुश हो गया। फिर उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अरसास है और तुम्हारा? तोसा, मैंने उसे जवाब दिया। लाका मुझे उस वक्त भी याद थी। हालांकि तुम्हारे हिसाब से प्रोफेसर उसे तब मरे हुए 300 साल बीत चुके थे। 300 साल? बाला आश्चर्य से उछल पड़ी। हाँ खूबसूरत लड़की, पूरे 300 साल, जिनका अंदाजा मैंने बाद में किया। उसने बाला की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। फिर क्या हुआ? कविता बोल पड़ी। वह उसकी कहानी के तिलिस्म को बनाए रखना चाहती थी। नौजवान फिर अतीत में खो गया, बताने लगा। बूढ़े अरसास को भी मुझ में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उसने पूछा, मुझे अपने बारे में बताओ नौजवान, तुम कौन हो? आके ने बताया था कि तुम बहुत बड़े लड़ाके हो और तुम्हारे हाथ में पकड़े हथियार की मार का मुकाबला नहीं। क्या तुम्हारा संबंध उन वृक्षों में रहने वालों से है? नहीं, मैंने जवाब दिया। आके का भी यही ख्याल है और इसी ख्याल के कारण उसने तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत की थी। मैं तुम्हारे चेहरे पर कुछ विशेषताएं देख रहा हूँ और तुम्हारे बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैंने सहमति दे दी तो वह खुश हो गया। उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने उलझे हुए अंदाज में अपने बारे में बताया, जिसे सुनकर वह स्तब्ध रह गया। वह मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरा ज्ञान तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताता और कोई बात मेरे ज्ञान से छुपी नहीं है। मैं देखूंगा, मैं परखूंगा कि तुम क्या हो।
तब बूढ़े अरसास ने मुझे अपनी जिंदगी का मकसद बताया। वह हर क्षण मुझे अपने साथ रखता। मैं आज तक हैरान हूँ प्रोफेसर दयाल, उस वक्त जबकि सभ्यता का जन्म हुआ ही था, उस बूढ़े ने वह ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर लिया था जो शताब्दियों बाद ही देखने को मिला। वह जादूगर था, वह वैज्ञानिक था। निसंदेह उसकी मालूमात ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। उसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया जो शायद मैं सदियों के बाद सीखता। बूढ़े ने मुझे लेखन विद्या सिखाई और यह विद्या मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मैंने जल्द ही इस विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। अब मैं हर ख्याल को रेखाओं में ढालने में माहिर हो गया था। इससे मुझे मानसिक शांति भी मिली। अरसास का ख्याल था कि मैं उसका बेहतरीन फारिस्ता होऊंगा। उनके दिल में इंसानियत का दर्द था। वह प्रगति करना चाहता था और यूं उन आदि वर्षों में भी मानव मस्तिष्क में प्रगति व उन्नति के ख्याल पैदा हो गए थे और मैं उसके हर काम में उसका दायां बना रहा। न जाने कितना समय मुझे वहां रहते बीत गया। आके बूढ़े का बेटा था। मैदानों की लगभग आधी आबादी जंगल में बस गई। कुछ ही लोगों ने उसी बस्ती में रहना पसंद किया था। वह आवश्यकता की चीजें जंगलों से प्राप्त करते और बस्ती निखरती जा रही थी। बूढ़े अरसास को यह मैदान पसंद थे और एक दिन उसने मुझे बताया कि इन मैदानों में बहुत कुछ दबा है। उसने मुझे पूरी तरह परखा और दिलेर व बुद्धिमान इंसान पाकर आखिर उसने मुझे अपनी वास्तविकता से भी परिचित करा दिया। उसने अपने दिल के सभी भेद मेरे सामने खोल दिए। एक शाम मैं अपने नए मकान में बैठा था कि मकान के दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक पड़ा और हैरत से उसे देखा। एक लंबी अवधि मैं बस्ती में गुजार चुका था और बस्ती के लगभग सभी निवासियों से परिचित था। सभी औरतें व मर्द मेरी निगाह में थे, लेकिन वह पहली बार मेरे सामने आई थी। लंबा कद, सुनहरी बालों वाली इस खूबसूरत हसीना को देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मुझे देखकर वह एक क्षण के लिए ठिठकी, टकटकी बांधकर देखती रही। फिर आगे बढ़कर अटकती जुबान में बोली, क्या तुम तोसा हो? हाँ, मैंने कहा। और तुम? मैं सामी हूँ, अरसास की बेटी, आके की बहन, उसने कहा। और मैंने गौर किया। उसका रंग रूप आके से मिलता हुआ था, लेकिन इनमें नारित्व था। उसका जिस्म संगमरमर से तराशा हुआ मालूम होता था। मैं उसे देखता ही रह गया। लेकिन तुम पहले तो यहाँ न थी? मैंने पूछा। थी, लेकिन यहाँ से दूर। मैंने अरसास से तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन मैं पहाड़ी गुफाओं में रहती हूँ और एक मुद्दत के बाद वहाँ से आई हूँ। मैंने खुशी से गर्दन हिलाई। तुम्हें मेरे साथ चलना है, अरसास तुम्हें बुलाता है, उसने कहा। तो मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे उसके आगमन पर खुशी भी थी व हैरत भी। मुझे वह लड़की अपनी पुरानी साथी की तरह लगी, लेकिन वह लड़की उन दोनों से भिन्न थी। बदल मैं भी गया था। पहले मैं अपनी किसी ज़रूरत के लिए सोचता नहीं था, पूरी कर लेता था। लेकिन अब स्वभाव बदल गया था, सोच का अंदाज बदल गया था। अब एक झिझक थी उस वक्त तक जब सामने वाला स्वयं ही समर्पण ना करे, लेकिन मुझे ऐसा कोई भाव नजर नहीं आया। वह मुझे देख रही थी। उसकी निगाहों में पसंदगी के भाव थे, लेकिन उनमें आत्मसमर्पण नहीं था। इसलिए मैं वह सब न कर सका जो मैं चाहता था। इंसानों के दिल में तहजीब ने जन्म ले लिया था। सामाजिक बंधन व सीमाएं जकड़ने लगी थी। मैं उठा और उसके साथ बाहर निकल आया और उसके पीछे चल पड़ा। उसकी चाल बड़ी मोहक थी, संतुलित व तेज। उसके कदम धरती को सिर्फ छू रहे थे। कदम जमने से पहले ही वह आगे बढ़ जाती। अनोखी थी वह लड़की। उसकी तेज चाल का साथ देने के लिए मुझे उसके साथ लगभग भागना पड़ रहा था। रास्ते में उसने कोई बात नहीं की। मैं भी सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। वह पहाड़ों में क्यों रहती थी? इतनी मुद्दत से वहाँ क्या कर रही थी? हम दोनों उस दिशा में जा रहे थे जिस तरफ मैं कभी नहीं गया था। हालांकि मुझे यहाँ रहते हुए भी अब एक मुद्दत हो गई थी, लेकिन यह दिशा मेरे लिए अजनबी थी और आज मैं इसी अज्ञात दिशा में जा रहा था जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें बिखरी हुई थी।
फिर हम चट्टानों में पहुंच गए थे। वह एक बहुत बड़ी चट्टान के पीछे पहुंचकर रुक गई। सामने ही एक गुफा का मुहाना नजर आ रहा था। उसने मुस्कुराती निगाहों से मेरी तरफ देखा। आ जाओ, उसने कहा और स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गई। मैं भी उसके पीछे ही अंदर दाखिल हो गया। एक लंबी सुरंग थी जिसके दोनों तरफ पहाड़ी दीवारों के छिद्रों में चर्बी जल रही थी। चर्बी की तेज बू फैली हुई थी और रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में हम आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सुरंग का दूसरा दहाना आ गया। मैं सामी के साथ इस दहाने में दाखिल हो गया। यह एक बहुत बड़ी गुफा थी। दीवारों में काफ़ी ऊंचाई पर चर्बी जल रही थी जिससे वहाँ उजाला था, और इस मैली रोशनी में बेशुमार चीज़ें बिखरी नजर आ रही थी। जानवरों की हड्डियों के टेढ़े मेढ़े बर्तन, सींग, जानवरों के सिर, पक्षियों के पंख, उनकी सूखी पूरी पूरी खालें, घास के ढेर, यानी कि सभी चीज़ें अनोखी थी। और इन अनोखी चीज़ों ने गुफा के वातावरण को अत्यधिक रहस्यमय बना दिया था। यह खौफ के गार हैं, लेकिन यह हमें हानि नहीं पहुंचाती। प्राय इन गारों से चिंगारियां उठती हैं और जमीन पर गिरकर सर्द हो जाती हैं। एक बार मैंने इन चिंगारियों को रात भर देखा, और जब यह ठंडी हो गई तो मैं इनके करीब पहुंच गया। अब यह गर्म नहीं थी। मेरे सामने एक अजीब चीज़ मौजूद थी। यह चीज़ सर्द चिंगारियों से बनी थी। मैंने सख्त पत्थर की मदद से इन सर्द चिंगारियों को खुरच लिया। इन्हें उठाती ही मेरे जहन में एक नया ख्याल आया। मैंने इन चिंगारियों से बन जाने वाली सख्त चीज़ को पत्थरों पर घिसा और उससे एक खौफनाक चीज़ बन गई। यह चीज़ बहुत खतरनाक है। तुम इससे उन पेड़ों को काट सकते हो। तुम इससे दूसरे इंसान को आसानी से हलाक कर सकते हो। इन गारों के दहानों से बहने वाली चिंगारियों का एक बड़ा संग्रह यहाँ मौजूद है। मैं अभी दूसरे लोगों को इसके बारे में नहीं बताना चाहता। आओ, मैं तुम्हें वे सख्त चिंगारियाँ दिखाऊं। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति मुझे गारों की दूसरी तरफ ले गया। यहाँ एक काली सी चीज पत्थरों के बीच जमी हुई थी, लेकिन वह चीज पत्थरों से अलग थी। बूढ़े ने नुकीली पत्थरों की मदद से उसे खुरचा तो उसकी पपड़ियां उखड़ आई। निसंदेह वह पत्थर से बहुत सख्त थी, पत्थर से ज्यादा भारी थी और पत्थर की तरह टूटने वाली नहीं थी। जानते हो प्रोफेसर, वह क्या था? वह फौलाद था। ज्वालामुखी पिघलाकर उगल दिया था और अंततः वह इंसान के हाथों में पहुंच गया था। हम फौलाद के बहुत से टुकड़े गारों से उठा लाए। फिर सामी और मैं उन्हें पत्थरों पर घिस घिस कर हथियार बनाने लगे। यह बूढ़े की खोज थी जिसे वह कभी जन साधारण तक नहीं पहुंचाना चाहता था। निसंदेह उस युग के लिए वह रहस्यमय राज था। इस भेद को जानकर कबीले सशक्त हो सकते थे, और जिस कबीले को यह भेद पता लग जाता वह उस दौर का सबसे शक्तिशाली कबीला होता। जबकि बूढ़ा अपने कबीले को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था। उसने हमें हथियार की रूपरेखा डिज़ाइन करके दी और हम उसकी इच्छा अनुसार काम करने लगे। बूढ़ा मेरी मेहनत से बहुत खुश था। हम उसकी इच्छा अनुसार हथियार तैयार करने लगे। जब उसे विश्वास हो गया कि हम यह जिम्मेवारी बखूबी निभा सकते हैं तो उसने हमें पूर्ण अधिकार दे दिए। उसने कहा कि वह कबीले के दूसरे काम देखने वापस जा रहा है। वह पहाड़ों से चला गया। अब सामी और मैं अकेले रह गए। इस बीच सामी मुझसे बेतकल्लुफ हो चुकी थी। वह मुझसे प्रभावित जरूर थी, लेकिन एकांत में भी उसने मेरे प्रति किसी आकर्षण को प्रकट नहीं किया था। इसका कारण बाद में मेरी समझ में आया। वह अपने बाप से भयभीत थी। जब उसके लौट जाने के बाद हम आग उगलने वाले पहाड़ों से वह काली धातु जमा कर रहे थे। वह थक कर एक पत्थर पर बैठ मेरी तरफ देख रही थी। अब उसकी आंखों में मैंने अपने लिए एक संदेश उभरते देखा। क्या बात है सामी, वापस नहीं चलोगी? मैंने उसके निकट जाकर पूछा। मैं थक गई हूँ। सुनो, पहाड़ियों के उस तरफ ठंडे पानी का चश्मा है। अगर हम उस चश्मे में नहा लें तो यह थकान दूर हो सकती है। रोशनी का सफ़र अभी देर का है। जब आग का गोला पहाड़ियों के पीछे पहुँचेगा तब तक हम वापस भी पहुँच चुके होंगे। चलो। मेरी सहमति प्रकट करने पर सामी मेरे साथ चल पड़ी। लंबे कद व स्वस्थ शरीर की यह लड़की मुझसे तेज चल रही थी।
वह छोटी छोटी चट्टानों को सुगमता से फलांग सकती थी। मैं भी उसके साथ चल रहा था। थोड़ी देर बाद हम चश्मे के निकट पहुंच गए। शुष्क व बंजर पहाड़ियों में इस चश्मे की मौजूदगी बड़ी मोहक थी। प्राय छोटे पक्षी इस पर पानी पीने आ जाते थे। सामी ने अजीब से अंदाज में मेरी तरफ देखा और चश्मे में कूद गई। तोसा, उसने पुकारा। मैंने कहा। क्या तुम्हें पानी से खौफ लगता है? नहीं, मैंने कहा। तो फिर नहाती क्यों नहीं? आओ, उसने कहा। मैं भी चश्मे के निकट पहुंचा और उसमें नहाने लगा। जब कालीमा थिर आई तब हम दोनों उठे और कार में आ गए। उस दिन हम वह धातु नहीं ला पाए थे। मैं भूखा हूँ सामी, मैंने कहा तो वह मुस्कुराने लगी। खुशी खुशी ही उसने खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और हम खाने में मगन हो गए। वह मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही थी। उसकी इस मासूम मुस्कुराहट पर मैं भी मुस्कुरा दिया। मैंने पूरी दुनिया देखी थी। मुझे कई लड़कियों का अनुभव था, जबकि सामी की जिंदगी में मैं पहला मर्द था। बूढ़े अरसास ने उसे पूरे कबीले से दूर रखा था। वह सामी को न जाने क्या बनाना चाहता था और सामी उसकी आकांक्षाओं पर पूरी उतरी थी। वह बूढ़े बाप की कुशल सहायक थी। उसने बाप की जहानत व ज्ञान का काफी हिस्सा प्राप्त कर लिया था। अब सामी और मैं उस गार में रहने लगे। अरसास तो जैसे हमें भूल ही गया था। हफ्तों गुजर गए। ऐसा लगता था जैसे दुनिया में हमारे अलावा किसी का अस्तित्व ही ना हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए जिंदा थे। एक रात सामी मेरे करीब थी। उसने मुझे एकाएक आवाज दी। तोसा। मैंने कहा। क्या तुमने समुद्र की सैर की है? नहीं तो, मैंने जवाब दिया। बाबा अरसास बहुत बड़ा जादूगर है। वह समुद्र की सैर कर सकता है। कैसे? मैंने चकित हो पूछा। यह उसका गुप्त भेद है, लेकिन मैं तुमसे कोई राज नहीं छुपा सकती। तुम्हारे अलावा अब मेरे पास क्या है? आज हम स्याह धातु जमा नहीं करेंगे। आज हम समुद्र की सैर करेंगे। लेकिन किस तरह? बस तुम देख लेना। वह मुस्कुरा दी। दूसरी सुबह खाने पीने से निपट हमने समुद्र का रुख किया। समुद्र यहाँ से काफी दूर था, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियां फलांगते समुद्र की तरफ दौड़ रहे थे। सूरज ऊंचा उठता जा रहा था और फिर खूब चमकने लगा था। जब हम समुद्र के नजदीक पहुंचे, समुद्र मेरे लिए कोई नई चीज नहीं था, लेकिन मानवीय चोगा प्राप्त करने के बाद मुझे अब तक समुद्र में जाने का कोई अनुभव नहीं था। मैंने इन विकराल लहरों को दूर से देखा था। समुद्र के किनारे रेत के ऊंचे नीचे टीले बिखरे हुए थे। सामी धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगी। मैं अभी तक उसकी बात पर चकित था। इस हालत में इन लहरों पर सैर कैसे की जा सकती थी? तब सामी बोली, मेरे बाबा अरसास एक गुप्त बात जानते हैं जिससे दूसरे लोग अनजान हैं। उनका ज्ञान उन्हें नित्य नए रास्ते बताता है। बाबा का कहना है कि हम बन रहे इन सख्त हथियारों को लेकर समुद्र पर सफर करते हुए दूसरी बस्तियों की तलाश में जाएंगे, नया संसार देखेंगे। बाबा इस बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। इस धातु के हथियार भी उन्होंने इसी सिलसिले में बनवाए हैं कि दूसरे लोगों के पास इन हथियारों का जवाब नहीं होगा। दूसरी चीज जो मेरे बाबा ने खोजी है वह लकड़ी है। हाँ तोसा, वह पेड़ जिन पर अब हमारे कबीले का कब्जा है बाबा के लिए बड़े उपयोगी हैं। बाबा उस कबीले पर केवल इसलिए कब्जा नहीं करना चाहते थे कि वहां पीने का पानी उपलब्ध है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी जरूरत वे पेड़ हैं जिनकी लकड़ी से वह एक अनोखी चीज बनाना चाहते हैं। और इस अनोखी चीज का एक नमूना यहाँ मौजूद है। इस बारे में सिर्फ मैं और बाबा ही जानते हैं। बाबा एक बार मुझे इसकी सैर भी करा चुके हैं। आओ तोसा, समुद्र की लहरों पर उछलना बड़ा अच्छा लगता है। अब हम रेत के एक टीले के पास पहुंच गए थे। सामी ने सतर्कता के तौर पर चारों तरफ देखा और फिर वह घुटनों के बल टीले के पास पहुंच गई। उसके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वह किसी खजाने का रहस्य उद्घाटन करने जा रही हो। उसने अपनी लंबी लंबी मायाजा उंगलियों से रेत कुरेदना आरंभ कर दिया। कुछ देर तक वह रेत कुरेदती रही और फिर उसकी मदद को मैं भी उसके साथ लग गया। हमने काफी रेत हटाई तो कोई गोल गोल सी शय प्रकट हुई। हम तेजी से रेत हटाते गए। मैं पेड़ों की लकड़ियों के इस चौकोर डिब्बे को देख रहा था जो मेरे लिए अनोखा था। पेड़ की मोटी मोटी टहनियाँ सीधी काटकर
उन्हें मजबूती से जोड़कर पेड़ की लंबी छाल से बांध दिया गया था। सचमुच ही प्रोफेसर, उस युग में यह एक कठिन काम था। मोटी व मजबूत छाल से उन लकड़ियों को इस तरह बांधा गया था कि अपनी चारों तरफ की दीवारों के साथ वह बिना ढक्कन के किसी संदूक का आकार रखती थी। यह किश्ती का आरंभिक रूप था। मैं उसे दुनिया की पहली किश्ती नहीं कह सकता, क्योंकि उस समय हमें दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। न जाने कौन से भाग में कौन कौन से लोग आबाद होंगे, उनमें न जाने कितने अरसास जैसे जहीन भी हों। बहरहाल मैंने पहली कश्ती देखी। फिर हम दोनों उस किश्ती को उठाकर समुद्र के निकट पहुंच गए। सामी बेधड़क समुद्र में उतर गई और उसने किश्ती लहरों पर छोड़ दी। फिर वह उसके किनारे पकड़कर उछलकर उसमें बैठ गई। मैंने भी उसका अनुसरण किया। सामी ने किश्ती में एक तरफ रखी 2 मोटी मोटी लकड़ियां उठाई, एक मेरे हाथ में दे दी और दूसरी खुद पकड़ ली। फिर उसने मुझे किश्ती खेना सिखाया। किश्ती समुद्र की लहरों पर डोलती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। निसंदेह मुझे उस छोटे से सफर में बड़ा मजा आया। मजबूत किश्ती लहरों पर हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी और सामी खुशी से मुस्कुरा रही थी। काफी देर तक हम समुद्र की सैर करते रहे। फिर सामी ने किश्ती वापस मोड़ने का तरीका बताया और हम किनारे की तरफ चल दिए। ज्यों ही किश्ती किनारे पर पहुंची, मैं कूदकर नीचे उतर आया और मेरा सहारा लेकर सामी भी नीचे कूद गई। किश्ती उठाकर उसी जगह रेत के नीचे दबाकर हम गार में लौट आए। रोज वह स्याह धातु एकत्रित कर उसके हथियार बनाना। हम पूरी मेहनत से हमें सौंपे गए इस काम में लगे हुए थे। बने हुए तेज धार वाले हथियारों के ढेर लगते रहे। हमने पहाड़ों की तमाम उगली धातु हथियारों में बदल दी, लेकिन बूढ़ा अरसास वापस नहीं आया। वह तो जैसे हमें इन गारों में छोड़कर भूल ही गया था, या फिर वह पेड़ों वाली बस्ती का नए सिरे से निर्माण कर रहा था। वह कुछ भी कर रहा हो, हमें इसकी परवाह नहीं थी। इस कार में रहकर हम भी तो पूरी दुनिया को भूल गए थे। खाने पीने के लिए इतना कुछ मौजूद था कि हम वर्षों बिता सकते थे। इस छोटी सी दुनिया में सामी के लिए मैं था और मेरे लिए सामी। सामी अभी भी पूर्वता जोश से भरी थी, लेकिन अब उसका पेट फूल गया था और बीतते समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। मैं जानता था कि उसका पेट क्यों फूल गया है। फिर एक शाम अचानक बूढ़ा अरसास वापस आ गया। हमने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। अरसास भी मुस्कुरा रहा था। उसने शाम के झुटपुटे में सामी के पेट पर गौर नहीं किया, लेकिन मशालों की रोशनी में उसने हथियारों को देखकर खुशी से किलकारियां लगाई और फिर उसने हम दोनों की खूब प्रशंसा की। वह हथियारों के ढेर को काफी देर तक देखता रहा। निसंदेह तुम दोनों मेरी आशाओं पर पूर्ण उतरे हो। मैंने तुम पर गलत विश्वास नहीं किया था। बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें एक ऊंचा पद दूंगा तोसा। बहुत जल्दी ही हमारी गणना बड़े कबीलों में होने लगेगी। फिर हम धरती का सफर करेंगे। लश्कर दूसरे कबीलों की तरफ बढ़ेंगे और हम उन कबीलों को अपना गुलाम बनाएंगे। हम उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। इंसान के दिल में शक्ति और राज्य की हवस बड़ी गहरी जन्म ले चुकी थी। अरसास ने हम लोगों के साथ खाना खाया और फिर वह अपनी व्यस्तताओं के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि पेड़ों वाले बड़े जहीन थे, लेकिन उन्हें वह ज्ञान नहीं था जो बूढ़े अरसास को था। बूढ़ा अरसास धरती के सीने से सब्जियां खींच सकता है। उसने जानवरों से भी एक चीज हासिल कर ली है जिसे उस समय कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब दूध कहते हैं। उसने जंगलों से जानवर पकड़े और उन्हें इंसान का गुलाम बना दिया। अब जानवर इन लोगों में घुल मिल गए थे और उनके थनों से वह चीज हासिल होती थी। वह बड़े काम की चीज है। रात गए तक बूढ़ा अपने कारनामों का विवरण सुनाता रहा। फिर वह घास के ढेर पर सो गया। उस रात मैं सामी से दूर रहा। सामी भी घास के ढेर पर पड़ी मुझे देखती रही, लेकिन खुद उसने भी बूढ़े की मौजूदगी को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं की। फिर न जाने कब हमारी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने बूढ़े को देखा, जो बौखलाए हुए अंदाज में सामी के पेट को टटोल रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। उसने चारों तरफ से सोई पड़ी सामी को देखा और फिर उसे थप्पड़ मार मार कर जगाने लगा। सामी जाग गई। मैं खामोश लेटा बूढ़े को देख रहा था। सामी चकित निगाहों से ही बूढ़े को देखने लगी। यह
यह क्या है? बूढ़े ने सामी के पेट की तरफ देखा। सामी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। तो मेरा ख्याल ठीक है, इसका जिम्मेदार यही है। मगर यह तूने अच्छा नहीं किया सामी, यह तूने बहुत बुरा किया, और इसने भी बहुत बुरा किया। अफसोस, अफसोस, मैंने तुम पर विश्वास करके बुरा किया। तू आके की संपत्ति थी सामी, मैंने आके से तेरे लिए वायदा किया था। अब आके मेरा वारिस नहीं होगा, इस कबीले का सरदार एक गैर हो जाएगा। हमारे सारे ख्वाब ढेर हो गए तेरी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम बिगड़ गया। अब मैं तेरे लिए क्या करूं सामी? मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अब जो कुछ करेगा आके करेगा। मैं आके को इस बात की इत्तला दूंगा, और मुमकिन है अब मैं कभी वापस ना आ सकूं। आह, तूने मुझे नष्ट कर दिया। बूढ़ा अरसास गार के दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं और सामी बुत बने खामोशी से उसे जाते देखते रहे, और फिर जब काफी समय बीत गया तो मैं उठकर बैठ गया। क्या हुआ सामी? यह सब क्या है? क्या हमारे कबीले में मर्द और औरतें साथ नहीं रहते? मैंने पूछा। रहते हैं तोसा, लेकिन मैं आके की मिल्कियत हूँ। आके ही मेरा हकदार है। हमारा बचपन एक दूसरे से जुड़ा है, और हमारी सरदारी इसलिए कायम है कि हम एक दूसरे के लिए जोड़े पैदा करते हैं। अरसास ने अपनी बहन से शादी की थी। उसके एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई, यानी मैं और आके। इससे पहले उसके बाप के यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब आके के दौर में यह परंपरा खत्म हो गई। अब सरदारी हमें नहीं मिलेगी। अब आके और अरसास की गिनती भी साधारण लोगों में होगी। सरदार वह बहन भाई होंगे जो एक दूसरे से शादी करेंगे, और फिर यह सरदारी उन्हीं के वंश में चलती रहेगी, बशर्ते कि वे एक लड़का और लड़की पैदा करते रहें। बात किसी हद तक मेरी समझ में आ गई थी। सच में ही तो बूढ़े की पूरी जिंदगी ही असफल हो गई थी, लेकिन सारा दोष मेरा भी तो नहीं था। वह हमें इन कारों में अकेला छोड़ गया था, और मैं भी आखिर एक इंसान ही था। अब क्या होगा सामी? कुछ न कुछ जरूर होगा। आओ, हमें ये क्षण एक दूसरे से अलग नहीं गुजारने चाहिए, सामी ने कहा। निसंदेह ही वह एक निडर लड़की थी, लेकिन मैं परेशान था। आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था, लेकिन सामी की निडरता ने मुझे भी बेखौफ कर दिया। सामी आंखें बंद कर कर घास के ढेर पर लेट गई। दोपहर को भी वह खाने के लिए न उठी, तो मैंने उसे आवाज दी। सामी? उसने कहा। वह जाग रही थी। क्या बात है? क्या सोच रही हो? मैंने पूछा। मैं सोच रही हूँ, बाबा अरसास को देर क्यों हुई? वह अभी तक आया क्यों नहीं? क्या तुम उसका इंतजार कर रही हो? हाँ। क्यों? वह आएगा, और उसके साथ मेरी बर्बादी का पैगाम आएगा। उसने आज तक मुझे कबीले वालों की निगाहों से छुपा कर रखा। वह बहुत सतर्क इंसान है। वह अपनी नस्ल से सरदारी छीनने नहीं देना चाहता। उसने ना जाने क्यों तुम पर इतना विश्वास कर लिया, लेकिन वही हुआ जिसका उसे डर था। उसके सपने चूर चूर हो गए। जीवन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। वह तबाह हो गया। अब हम उसके दुश्मन की हैसियत रखते हैं। मैंने उसकी नस्ल से सरदारी छीन ली है। वह हमसे इंतकाम जरूर लेगा। मैं हैरान हूँ कि वह अब तक वापस क्यों नहीं आया। यह इंतकाम कैसा होगा? मैंने पूछा। इस बारे में क्या कहा जा सकता है? फिर भी वह मौत से कम नहीं होगा, सामी ने कहा। सामी, क्यों न हम रेत में छुपी चीज में समुद्र के रास्ते फरार हो जाएं। हम यह धातु के हथियार लेकर क्यों न दूसरी दुनिया की तलाश में चल पड़े, जिसका जिक्र बूढ़ा अरसास तुमसे करता रहा है। मैंने तजवीज पेश की। वह गंभीर हो बोली। तोसा, मैं उसकी बेटी हूं ना, वह मेरा बाबा है। थोड़ी सी गलती उसकी थी कि उसने तुम जैसे खूबसूरत मर्द को मेरे पास अकेला छोड़ दिया। मैं जज्बात में बह गई। मैं अपने बाबा की वफादार भी हूँ। मैंने एक गलती की है, जिसने मेरे बाबा को एक ऐसा नुकसान पहुँचाया है जो वह कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वह इंतकाम लेने के हकदार हैं। मैंने उसे एक बड़ा दुख दिया है, और अब दूसरा बड़ा दुख मैं उसे नहीं देना चाहती। उसने पूरी जिंदगी जो चीज़ बनाई है वही हम ले भागे तो उसके पास क्या रह जाएगा? क्या अपनी इस असफलता पर उसका दिल तड़प ना उठेगा? मैं उसे और दुख नहीं देना चाहती, और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। तुमने अगर ऐसा करने की कोशिश भी की
तो मैं इन हथियारों से तुम्हें हलाक कर दूंगी। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है और इसके बदले मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। मेरे साथ तुम भी खुद को बाबा के हवाले कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे भी मरने में खुशी ही होगी। मैं उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। निसंदेह वह ठीक कह रही थी। कुछ जिम्मेवारी तो मुझ पर भी आती थी। मैंने बूढ़े के विश्वास को तोड़ा था। सजा का हकदार मैं भी था। मैंने सामी से सच्चे दिल से वायदा किया कि उसके साथ मैं भी सजा पाने को तैयार हूँ। मेरे इस फैसले से वह बहुत खुश हुई। सूरज ढला ही था कि पहाड़ों के नजदीक शोरगुल उभरा। वे आ गए थे। आओ देखें, बाबा हमारे लिए क्या सौगात लाए हैं, सामी ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरा हाथ पकड़कर गार से बाहर निकल आई। पूरी बस्ती उमड़ आई थी। उनका नेतृत्व आके और अरसास कर रहे थे। आके के मुंह से झाग उबल रहा था। वह बहुत गुस्से में मालूम होता था। गारों से कुछ दूर वे रुक गए। बस्ती के लोग हमारी तरफ घूंसे हिला रहे थे। हथियार उठा उठा हमारे प्रति नफरत का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आके खामोश था। उसके चेहरे पर तूफान स्थिर थे। बूढ़ा अरसास आगे बढ़ा और दृढ़ कदमों से हमारे करीब पहुंच गया। फिर उसने सामी का हाथ पकड़ा और उसे आगे खींच लिया। लोगों, देखो, यह मेरी लड़की है। देखो, यह आके की अमानत है जिसका उसे इंतजार था। लेकिन देखो, इसने कबीले से गद्दारी की है। देखो, इसने मेरी नस्ल की सरदारी खत्म कर दी है। तुम में से वह सरदार होंगे जो साफ होंगे और जिनकी नस्ल बरकरार रहेगी। यही परंपरा है और यही इंसाफ। सामी के पेट में अजनबी का बच्चा है। देखो, मैं गलत नहीं कहता। कबीले वाले फिर हथियार हिलाने लगे। बूढ़ा पीछे हटा और बोला, और देखो, यह अजनबी है, लेकिन हमने इसे इज्जत दी। इसने हमें दुख दिया। यह हमारा दुश्मन है। इसलिए लोगों, सरदारी छोड़ने से पहले मेरा आखिरी हुक्म सुन लो। गद्दारी के इल्जाम में इन दोनों को आग की सजा दी जाएगी। आग तैयार कर ली गई है और हम समय के प्रतीक्षक हैं। हजूम फिर शोर मचाने लगा। तब आके आगे आ गया। उसने अपना लंबा नेजा ऊपर उठाया और उसके साथ बहुत से लोग आगे बढ़ गए। उन्होंने मुझे और सामी को चारों तरफ से घेर लिया। तुम्हें हमारा फैसला मंजूर करना होगा। बोलो, क्या तुम जंग करोगे या हमारे फैसले के सामने सिर झुका दोगे? हमें फैसला मंजूर है, सामी ने धीरे से कहा। तब आगे बढ़ो। बस्ती का अलाव तुम्हारा प्रतीक्षक है, आके ने कहा और नेजे से हमें इशारा किया। सामी ने मेरा हाथ पकड़ा और हम आगे बढ़ने लगे। हजूम ने हमें रास्ता दिया। आके और उसके साथी हमें आगे आगे लेकर चल रहे थे। हम आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर में हम बस्ती के नज़दीक पहुंच गए। बस्ती में मौजूद औरतों और बच्चों ने नफरत से थूकते हुए हमारा स्वागत किया। हम हर एक की नफरत का शिकार थे। सामी बिल्कुल खामोश थी। मेरी गर्दन भी झुकी हुई थी। और फिर बस्ती के मध्य में हमें लकड़ियों के उस अलाव के पास ले जाया गया जो हमारी आखिरी मंजिल थी। अलाव पेड़ों की मोटी मोटी टहनियों से रचाया गया था। उस पर जलने वाली चर्बी छिड़की गई थी और फिर हम दोनों को अलाव के बीच बैठा दिया गया। हम बिल्कुल खामोश थे। मेरे दिल में मौत का कोई खौफ नहीं था। बस ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की कोई ज़रूरत पूरी हो रही हो। लेकिन मुझे सामी पर आश्चर्य था। वह भी खौफजदा नहीं थी। और फिर जब लकड़ियां समेटकर हमारे चारों तरफ इकट्ठी कर दी गई और हम उनमें छिप गए, तो सामी मुझसे लिपट गई। तो सा, तुम मुझे आके से भी ज़्यादा पसंद हो। आके के पास वह कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। उसी क्षण शोले भड़क उठे। शोलों की तपिश मुझे महसूस होने लगी और इसके साथ ही सामी की तपिश भी बढ़ गई। लेकिन शोलों की जीवा बहुत तेज थी। अलाव के शोले आकाश को छूने लगे थे। आग ने सामी को मोहलत ही न दी और उसके जिस्म से लिपट गई। पीड़ा की अधिकता से सामी ने मुझे छोड़ दिया। मैं भी बदहवास हो गया। सामी के सुनहरे बालों ने आग पकड़ ली। मेरी आंखें भी बंद होने लगी। लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे अस्तित्व को एक नई शक्ति मिल रही हो। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई हो। आग की हल्की हरारत मेरे जिस्म को बहुत भली लग रही थी। और प्रोफेसर दयाल, वह शायद मेरे जिस्म की छुपी शक्ति थी। यह वह तपिश थी जो मेरे कणों को शून्य में विचरते मिली थी।
इस हरारत पर वक्त की तह जम गई थी। मैं खुद को इंसान समझने लगा था और मेरे कणों की अज्ञात शक्तियां सो गई थी। लेकिन इस जलन ने मुझे अपनी शक्ति का एहसास दिला दिया। सामी का पूरा जिस्म जल रहा था। वह कभी की मर चुकी थी और अब उसका अस्तित्व स्याह कोयले की शक्ल में बदल चुका था, पिघल रहा था। मांस व चर्बी की सड़ान फैल रही थी। शक्ल ही बदल गई थी उसकी। लेकिन मैंने अपने जिस्म में अजीब सी सुखी महसूस की। मेरे कणों ने हरारत ताजा कर ली थी। मेरी योग्यताएं, शक्तियां जाग रही थी। मैं एक नया इंसान बन रहा था। इंसानी रूप पाने के बाद मैं एक साधारण इंसान बन गया था। उसके बाद से मैंने अपनी हकीकत पहचाननी छोड़ दी थी। मैं खुद को भूल गया था। लेकिन अब मुझे याद आ गया। आग की हरारत, समुद्र की ठंडक मेरे लिए जानी पहचानी चीज थी। भय मेरा अपमान था, ताकत मेरी गुलाम थी। मैं शहंशाह था, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ। आग के शोलों ने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मैंने अपने हाथ पांव और पूरे जिस्म को देखा। मेरा जिस्म कुंदन धन बन गया था। मैं निखर गया था। मेरे बाल आग की रंगत के हो गए थे। चेहरे पर खून की सूखी और भी बढ़ गई थी। आग अब धीरे धीरे सर्द हो रही थी। वह अपना काम खत्म कर चुकी थी। तब मैं एक शहंशाह के गर्व के साथ उठ खड़ा हुआ और आग के सर्द होते ही अलाव से बाहर निकल आया। बस्ती वाले खामोश खड़े थे। वह अरसार की सरदारी का शोक मना रहे थे। आके सिर झुकाए खड़ा था। इस वंश की सरदारी आज समाप्त हो गई थी। तभी बस्ती वालों ने मुझे आग से निकलते देखा। औरतों की चीखें निकल पड़ी। सब चौंक पड़े। बूढ़े अरसास ने मुझे देखा और आके के कंधे पर हाथ रख दिया। आके ने मुझे देखा तो उसका मुंह आश्चर्य से खुल गया। मैं उन सबको तिरस्कार की निगाहों से देख रहा था। तब आके का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वह आगे बढ़ा और मुझे गौर से देखने लगा। आग से बच जाने वाले, तेरी सजा बहरहाल मौत ही है। अगर आग ने तुझे बख्श दिया है तो मेरे नेजे की धार तेरा खात्मा कर देगी। तेरी जिंदगी हम सबकी मौत है। उसने नेजा सीधा किया तो मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वापस लौट जा तुच्छ कीड़े, मैंने उससे कहा। मेरा अपमान न कर, वरना सजा पाएगा। तब आके ने दांत किचकिचाकर अपने खौफनाक भाले से मुझ पर वार किया। वार भरपूर व नपा तुला था। नेजा मेरे सीने पर पड़ा और बीच से दो टुकड़े हो गए। तब मैंने इत्मीनान से आके को उठाया और उसे उसके साथियों की तरफ उछाल दिया। बोगासा, बोगासा! बस्ती वालों में से एक बूढ़ा चीखा और सभी लोगों में भगदड़ मच गई। भागने वालों में आके और अरसास भी थे। जरा सी देर में ही अलाव का मैदान खाली हो गया। अब वहां सिर्फ मैं था। बची हुई आग थी, या उस आग में पड़ी सामी की जली हुई लाश। मैं एक बार फिर अलाव की तरफ बढ़ा। मैंने उसमें से सामी की लाश उठा ली। सामी वह लड़की थी जो मुझसे जुदा हो गई थी, जो अपनी मोहब्बत, अपनी वफा के लिए अपनी जान खो बैठी थी। मैं उसे अलाव से निकाल लाया और उस वक्त के रस्म के मुताबिक उसे एक ऊंचे पत्थर पर रख दिया। कुछ क्षण तक मैं खामोशी से उसके निकट खड़ा रहा और फिर वहां से पलटा। मेरे दिल में हल्की सी चुभन थी। हम उसे रंजो गम का नाम दे सकते हैं, लेकिन यह चुभन ज्यादा देर तक बनी नहीं रही। मैंने उसे दिल से मिटा दिया और वापस बस्ती की तरफ चल दिया। मैं बस्ती वालों की भावनाओं को जानना चाहता था। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं उनसे श्रेष्ठ इंसान हूँ। लेकिन जब मैं बस्ती में पहुंचा तो मैंने एक दिलचस्प नज़ारा देखा। बस्ती खाली पड़ी थी। बस्ती वाले अफरा तफरी में उसे खाली कर गए थे। वह अपना जो सामान ले जा सकते थे ले गए, बाकी छोड़ गए। वह मुझसे भयभीत हो गए थे। बोगासा शायद उनके लिए कोई खौफनाक नाम था। मैं अगर चाहता तो उन पेड़ों का रुख कर सकता था और मुझे यकीन था वे वहीं गए होंगे। मैंने सोचा, अगर मैं उधर का रुख करता हूँ तो वह इस इलाके को भी छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन मैं यह सब कुछ नहीं चाहता था। मैं अपनी शक्तियों से ऐसा कोई काम नहीं लेना चाहता था। मुझे इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने अपनी बस्ती की एक लड़की को जलाकर फना कर दिया था, लेकिन मेरा क्या बिगाड़ा था? इसलिए मैंने बस्ती के उन गारों का रुख किया जहां बूढ़े अरसास के बनाए धातु के वे हथियार मौजूद थे।
तुम उन हथियारों में से कुछ को अब भी दीवारों पर सजा देख सकते हो प्रोफेसर दयाल। लोहे के हथियार जो उस वक्त बनाए गए थे जब लोग फौलाद से अपरिचित थे, जब वह उसे आग उगलने वाली गारों से निकल आने वाली एक अजीब चीज समझते थे। कुछ रुककर उसने फिर अपनी दास्तान शुरू की। उन गारों में खुराक पर्याप्त मात्रा में थी। मैं वहां एक लंबा समय बिता सकता था, सो मैं वहीं रहने लगा। सामी अब मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन उसकी रूह मेरे गिर्द मंडराती रहती थी। मैंने दर्जनों बार सामी की आहटें, उसकी हंसी की झनकार सुनी, उसके कदमों की चाप महसूस की। रात के गहन अंधेरों में उसकी सर्द बाहों को अपने जिस्म पर महसूस किया। लेकिन जल्द ही मैं इस तन्हाई से उकता गया, उन गारों से उकता गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने वृक्षों की छाल के टुकड़ों पर अपनी जीवन गाथा लिखी। मैंने अपने अनुभव आरंभिक बुलंदियों के वर्णन से शुरू किए। उनमें मेरी बेनाम साथी का जिक्र भी था, उनमें लाका भी थी और उन सभी कबीलों का वर्णन था जिनमें मैंने जिंदगी गुजारी थी। जब यह लंबी कहानी उस दौर तक पहुंची जो मैं सामी के साथ गारों में गुजार रहा था, तो इस काम में मुझे काफी समय लग गया। एक मुद्दत तक मैं वह सब कलमबद्ध करता रहा। यह वह किताब थी प्रोफेसर जो दुनिया में सबसे पहले लिखी गई। मैंने तुम्हें वह किताब दिखाई है, वह मेरी ही लिखी है। खैर, मेरी जीवन गाथा पूर्ण हो गई। इसे लिखते हुए मेरा समय खूब बीता। इस काम में मुझे दिलचस्पी का सामान मिल गया था। इसके बाद फिर वही तन्हाई। मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई शुगल नहीं था। मैंने सोचा कि मैं पेड़ों में जाऊं, उन लोगों के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करूं, लेकिन फिर मैंने यह इरादा छोड़ दिया। वे मेरे दुश्मन थे, मुझसे खौफजदा थे। ऐसी सूरत में मैं सदा उनकी नफरत का शिकार रहता। ना ही उस कबीले की कोई लड़की मुझसे मोहब्बत कर सकती थी। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना बूढ़े अरसास के बनाए लकड़ी के उस संदूक में समुद्र की सैर करूं। मुमकिन है बूढ़े के विचारानुसार मैं दूसरी दुनिया में आ पहुंचूं। उस दुनिया में तो मुझसे डरने और नफरत करने वाला कोई न होगा और मैं उसके बीच आराम से रह सकूंगा। यह ख्याल मेरे जहन में जड़ पकड़ गया और मैंने उस समुद्री सफर की तैयारियां शुरू कर दी। मुझे अपनी किताब से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उसे संभाल कर रखा। कुछ फौलादी हथियार और काफ़ी मात्रा में खाने पीने की चीज़ें भी ले ली। रेत से वह किश्ती निकाल मैंने समुद्र के पानी में डाल दी और अपना सामान उसमें रख खुद भी उस पर सवार हो गया। फिर सामी की सिखाई ढंग से किश्ती आगे बढ़ा दी। किश्ती समुद्र के लहरों पर झूमती आगे बढ़ने लगी। मुझे सामी याद आई, जिसके साथ मैंने समुद्र की सैर की थी, लेकिन अब मैं अकेला था। सामी के खनकते कह कहे साथ न थे। किनारा दूर होता रहा। किश्ती सफर करती रही। समुद्र पर मेरी पहली रात बड़ी भयावह थी। तेज हवाएं लहरों में तूफान पैदा कर रही थी और शक्तिशाली लहरें मुझे अपनी शक्ति का एहसास करा रही थी। रात भर मैं सो न सका। जब सुबह का उजाला फूटा तो मुझे कुछ सुकून मिला। समुद्र भी अब मुझे इतना खौफनाक नहीं लग रहा था जितना रात को किश्ती आगे बढ़ती रही। अब उसे मेरे हाथों की मदद की जरूरत भी नहीं थी। लहरों ने खुद ही उसे आगे बढ़ाने का काम संभाल लिया था और वह अपनी इच्छा से मेरे लिए रास्ते चुन रही थी। दिन में मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर वही खौफनाक रात आ गई। दिन रात का सफर जारी रहा। अब रातें भी मेरे लिए भयावह नहीं रही थी। रात को मैं आराम से किश्ती में सो जाता और सूरज निकलने पर जागता। समुद्री जीवों से भी मेरा परिचय हो गया था। दिन का कुछ हिस्सा मैं अपनी पुरानी किताब को दुरुस्त करने में बिता देता और कुछ नए टुकड़ों पर मेरे लेख खुदने लगे थे। यह मेरे सफ़र की दास्तान थी जिसे मैं साथ साथ ही लिखता जा रहा था। न जाने कितना अरसा मैं समुद्र पर तैरता रहा। खाने पीने की चीज़ें खत्म हो गई। अब मैं भूखा था, लेकिन न जाने क्यों भूख अब मेरे लिए असहनीय नहीं रही थी। भूखे प्यासे भी मैंने एक लंबी मुद्दत गुजार दी। सूरज की तपिश से मेरे जिस्म को शक्ति मिल रही थी और मैं जिंदा था। लेकिन अब मेरे जहन पर उकताहट सवार हो गई थी। न जाने मेरा दिल क्या चाहने लगा था। मेरी आंखों के पोपटे भारी हो गए थे। मैं सोना चाहता था। एक रात की नींद नहीं, एक लंबी नींद, एक ऐसी नींद जब मैं उससे जागूं तो मेरा जहन साफ हो।
दुनिया मेरे लिए नए सिरे से दिलचस्पी का कारण बने। उसके पुराने अंदाज बदल गए हों, नए लोग पैदा हो गए हों, लेकिन इस नींद का राज मुझे मालूम नहीं था। इस नींद की कल्पना मेरे जहन में मौजूद थी, लेकिन इसे पा सकने का तरीका मेरे पास नहीं था। एक रात मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई। शायद तेज तूफानी हवाएं मेरी मदद के लिए ही चली थी। हाँ, वह एक अंधेरी रात थी। आकाश में रोशनी के नाम पर कुछ भी नहीं था। वातावरण में अजीब सी बेकली थी। मेरा मस्तिष्क निष्क्रिय था, माहौल स्थिर था, लेकिन फिर मेरे पीछे से हवा के जबरदस्त झोंके उभरे। लहरें चीख पड़ी, किश्ती डगमगाने लगी, और फिर समुद्र की एक तूफानी लहर किश्ती को अपने सिर पर उठाए अनजानी दिशा में दौड़ने लगी। हवाएं चीख रही थी। समुद्र गहराई में चला गया था। यह लहर ना जाने मुझे कहाँ ले जाना चाहती थी। लहर का यह लंबा सफर जारी रहा। मेरी आंखों ने सफेद जमीन देखी। जहां तक नजर जाती सफेद जमीन ही फैली थी, जो तूफानी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ रही थी। मैं इस खौफनाक सफेदी को घूर रहा था। लहर ने मुझे इस सफेदी पर पटक दिया। मेरे जिस्म को ठंडी हवाओं का एहसास हुआ, और इस खनकी में मुझे नींद आ गई। निंद्रा अवस्था में मैंने अपने जिस्म पर श्वेत कणों की बारिश महसूस की। श्वेत कण मेरे अस्तित्व पर तह दर तह चढ़ते जा रहे थे, और मैं इन कणों की आनंदप्रद नरमी में गहरी नींद सो गया, एक लंबी अवधि के लिए। कविता की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन उसने इस रंगीन व रहस्यपूर्ण दास्तान का एक एक शब्द गौर से सुना था। एक तो उसका सुनाने का अंदाज, फिर उसका रहस्यपूर्ण व दिलों को मोह लेने वाला व्यक्तित्व, और उसकी जवाबदी किसी भी नारी मन को आकर्षित करने की क्षमता रखता था। उसके बोलने का अंदाज, उसकी आंखों की चमक सुनने वाले को उसी दुनिया की सैर करा देती थी जिसकी कहानी वह सुना रहा था। जब वह खामोश होता तो ऐसा लगता जैसे समय ही ठहर गया हो, सृष्टि खामोश हो गई हो। दोनों लड़कियों को लगता जैसे उन्हें उन वादियों से बलात् निकाल दिया गया हो जिनकी वे सैर कर रही थी। हाँ, उन्हीं वादियों की जहां लाका की हृदय विदारक चीखें गूंजती थी, उन वादियों की जहां सामी को आग में जिंदा जला दिया गया था। जब वह किसी जंग की कहानी सुनाता तो दिल खौफ से धड़कने लगते। वह उस जंग का परिणाम जानने को बेचैन हो जाती। जब वह अपनी किसी मुसीबत के बारे में बता रहा होता तो उनका दिल उसके लिए तड़पने लगता, और वह चाहने लगती कि भगवान उसे इस मुसीबत से सकुशल निकाल दे। और जब वह गर्व से सीना ताने विजयी बनकर निकलता तो वह कुछ यूं सुकून की गहरी सांस लेती जैसे वह स्वयं कोई कारनामा दिखाई हो। जब वह किसी खूबसूरत लड़की का जिक्र करता तो उनके चेहरों पर लालिमा फूट निकलती, और वह कनखियों से एक दूसरे को देखने लगती जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। ऐसे मौक़ों पर प्रोफेसर दयाल की मौजूदगी से वे भी शर्मसार हो जाती, लेकिन वे जिन भयावह घटनाओं से गुजरे थे उन्होंने बाप बेटियों के मध्य की झिझक मिटा दी थी। हालात ने एक बाप को अपनी बेटियों को एक कठिन साजिश में भागीदार बनने को विवश कर दिया था। तब प्रोफेसर को अपनी बेटियों से ऐसी बातें भी करनी पड़ी जो किसी बाप को शोभा नहीं देती, पर हालात की मांग थी। प्रोफेसर को अपनी बेटियों की मदद लेनी पड़ी थी। अभी भी अनिश्चित हालात खत्म नहीं हुए थे। उनकी मंजिल न जाने कितनी दूर थी, न जाने उन्हें अभी कैसे कैसे पड़ावों से गुजरना था। शायद यही कारण था कि प्रोफेसर ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया था। फिर यह आप बीती कुछ स्थलों पर अशोभनीय होते हुए भी मानव इतिहास का लेखा जोखा थी। एक ऐसा इंसान यह कहानी सुना रहा था जो पत्थर युग का इंसान था। वह अपनी आप बीती के किसी भी पहलू को छुपा नहीं रहने देना चाहता था। फिर यह सब कुछ सुनाते हुए उसका ध्यान भी तो इन लड़कियों की तरफ नहीं होता था। प्रोफेसर दयाल ने विशेष तौर से यह बात नोट की थी। अगर उसकी रंगीन कहानियों को हटा दिया जाता तो वह प्राचीन इतिहास ही अधूरा रह जाता। वह रहस्य में नौजवान अपनी आप बीती यहाँ तक सुनाकर रुक गया। फिर उसने मुस्कुराती निगाहों से दोनों लड़कियों की तरफ देखा और उनकी पलकें झपक गई। नींद, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। मैं तो सदियों जागता हूँ और फिर सदियों की नींद सदियों तक पूरी करता हूँ,
लेकिन तुम लोग सामान्य परिस्थितियों के हाथों विवश हो। प्रोफेसर, मैं इन दोनों लड़कियों की आंखों में नींद की साए देख रहा हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूँ ताकि आप लोग कुछ देर सो लें। इस बीच मैं उन घटनाओं को भी अपने जहन में ताज़ा कर लूँगा जो मेरी पहली नींद के बाद शुरू हुई। कल दिन का उजाला जब इन गारों को जगमगाएगा तो मैं अपनी कहानी के कुछ और हिस्से आपको सुनाऊंगा। प्रोफेसर दयाल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारी कहानी दुनिया की सबसे ज़्यादा रोमांचकारी व रहस्यमय दास्तान है। जो कुछ तुमने बताया है वह पूरी दुनिया के लिए ही हैरत अंगेज होगा। इतिहास लिखे गए हैं, खोजों के आधार पर, प्रमाणों के आधार अंदाजे लगाए हैं, पर तुमने इस इतिहास को जिस अंदाज में लिखा है, मैं तुम्हें क्या कहूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हें मेरी दास्तान पर संदेह करने का पूरा अधिकार है। वह मुस्कुरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे सबूत दूंगा कि तुम्हें मेरी दास्तान के एक एक शब्द पर यकीन करना ही होगा। इत्मीनान रखो। फिर उसके इशारे पर प्रोफेसर उठ खड़ा हुआ, साथ ही कविता और बाला भी। वह इन तीनों को लिए हुए गार के एक हिस्से में आ गया। मुझे यकीन है प्रोफेसर कि तुम यहाँ शांति की नींद सो सकोगे। हाँ, एक बात और कहूँ, इतिहास के इन बेशुमार दौरों में मेरे बेशुमार रूप रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा एक सहृदय दोस्त ही रहा हूँ। मेरे दिल में इंसान के प्रति सम्मान है, इसलिए दिल से मेरे प्रति सभी अंदेशे निकाल कर सुकून से सो जाओ और अपना विश्वास बनाए रखो। यही बात मैं इन लड़कियों से भी कहूँगा, वरना मेरे दिल को कष्ट होगा। अच्छा, कल तक के लिए विदा। और वह कार से बाहर निकल गया। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और कहा, आराम करो कविता, लेट जाओ बाला। बेशक उसकी कहानी एक ऐतिहासिक निधि है। काश हम इसे सभ्य दुनिया तक ले जा सकते। वह जो कुछ भी है, हमारे लिए उसके दिल में मित्रतापूर्ण भाव ही है। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। लड़कियां खामोशी से लेट गई। प्रोफेसर उनसे कुछ दूर लेट गया और थोड़ी ही देर बाद उसके खर्राटे गूंजने लगे। बाला और कविता भी लेटी हुई थी। हालांकि नींद से उनकी आंखें बंद हुई जा रही थी, लेकिन मस्तिष्क में अब तक की सुनी कहानी गर्दिश कर रही थी और वह घटनाएं नींद को करीब नहीं फटकने दे रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।